हेलो एवरीवन। आज हम जो है इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस देखेंगे थर्मल फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर टाइटल है और ये जो 50 क्वेश्चंस जो हैं ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड बच्चे हैं ये 2023 का पेपर होगा। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है गुरजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तो एक हम लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको जो है 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे बुकलेट में, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली द 75 क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है पूरे 100 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं 50 क्वेश्चंस थर्मल फिजिक्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन जो पहला है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ ए गैस इज। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरा होगा बी ऑप्शन होगा। प्रेशर बराबर 2/3 1/2 रो वी स्क्वायर एवरेज। यहाँ पे जो वी है वो इस एवरेज का स्क्वायर है, राइट। ये माइनस साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये जो लिखने का जो तरीका है वो 1/3 रो वी स्क्वायर ये है, राइट। बट हम लोग जो यहाँ पे मैनिपुलेट करके लिखा है ऑप्शन में 2/3 एंड 1/2 और ये रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा पहले का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हमारे पास 3 वेलोसिटीज़ मिलती हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। एक होती है आरएमएस वैल्यू, जिसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक होती है जिसको एब्रीवेशन भी यूज़ करते हैं एवरेज वेलोसिटी। और लास्ट होती है मोस्ट प्रोबेबल। आपसे पूछा गया यहाँ पे आरएमएस रूट मीन स्क्वायर मतलब ये, ठीक है। तो इसके भी कई जो है मीन्स फॉर्मूलेज होते हैं। आर एम एस बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 RT अपॉन में कैपिटल एम। यहाँ पे आपसे पूछा कि आइडियल गैस में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो इन्वर्सली किसकी होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर आर एम एस जो है इन्वर्सली किसके, अंडर रूट एम, मतलब मॉलिकुलर वेट के। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा, दूसरे का सी हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा विच ऑप्शन इज करेक्ट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और यहाँ पे आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। सो एक रिलेशन होता है इन सब के बीच, वो हम लोग याद कर सकते हैं। एब्रीवेशन होता है राम से याद करते हो, ठीक है, राम से। यहाँ से आर से हो जाएगा आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, ए से क्या हो जाएगा एवरेज, एम से क्या हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल। राम से याद कर सकते हो। और इसका सीक्वेंस क्या होता है कि आर इज ग्रेटर देन एवरेज एंड एवरेज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल। तो हम आप यहाँ पे वी लगा सकते हो सब में, ठीक है। तो उससे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारा पहला हो जाएगा, मतलब तीसरे का ए। वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट टेम्परेचर द आर एम एस स्पीड ऑफ ए गैस विल बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट NTP, मतलब नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आरएमएस स्पीड जो गैस की कब डबल हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला पता है, जैसे अभी मैंने देखा था हम लोगों ने कि रूट मीन स्क्वायर बेसिक फार्मूला होता है 3 RT अपॉन में हाउ मच मॉलिकुलर वेट, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर, राइट, अगर टेम्परेचर हमारा 4 टाइम्स है 4T, राइट, और ये अंडर रूट में रहेगा टेम्परेचर की जगह पे, तभी तो क्या होगा 2 होगा, 2 3 RT अपॉन एम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो VRMS होगी डबल कब होगी, जब हम टेम्परेचर 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। सो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पे 4 टाइम्स, मतलब ये जो हमारा, अगर टेम्परेचर हमेशा हम लोग केल्विन में लेते हैं थर्मल फिजिक्स, अक्रॉस द थर्मल फिजिक्स। सो 273 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम्स, ठीक है, टेम्परेचर ये नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, तो ये कुछ 4 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 28 29, 4 2 ज़ा 8 और ये 10, ये जाएगा 1092, ये केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा कितना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। 5 क्वेश्चन क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर
द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन गैस इज कांस्टेंट, दिस लाइज गार्ड। हम लोगों ने बहुत ला पढ़े, बॉयल्स ला पढ़े, चार्ल्स ला, गैवोगार्डर ला, बट बॉयल्स ला आपने देखा होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है एक तरीके से। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो पी वी इज इक्वल टू वॉट, कांस्टेंट एट टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स ला बताता है। ठीक है, तो पाँचवें का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ a diatomic gas एट टेम्परेचर टी इज। ठीक है, डायटोमिक गैस में क्या है कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एफ से डिनोट करते हैं, वो 5 होगी। ठीक है, 3 जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी बोल सकते हो, और 2 जो होगी रोटेशनल होगी। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी। तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। और एवरेज जो होता है वो होता है क्या, हाफ एक तरीके से के टी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर होगा होगा क्या होगा, 6 का डी, टोटल जो है 5/2 के टी, सभी को ऐड कर देंगे एक तरीके से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7 है कि ऑन इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम द वैल्यू ऑफ सी अपॉन सी वी। ठीक है, देखिए सी पी अपॉन सी वी का जो रेशियो होता है वो गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 1+2 अपॉन में एफ, जहाँ एफ क्या डिनोट करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मुझे पता है कि 1/f, यदि हम लोग ये बढ़ाते हैं 1/f, तो ये वैल्यू क्या होगी, पूरी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो टोटल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये 1+2/3, ये टोटल वैल्यू क्या होगी एक तरीके से, ये हमारी एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी, सो 1 प्लस ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये भी ऐड तो होगा, पर टोटल देखा जाए गामा क्या होगा, डिक्रीज ही होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फॉर डायटोमिक गैस द वैल्यू ऑफ गामा इज। अब गामा की वैल्यू जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, सी पी अपॉन सी पी इक्वल टू 1+2 अपॉन में एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 5 होती है, तो 1+2/5, ये कितना हो जाएगा 5, और +2 7/5। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, ये 7 है, 1.4, तो ये हो जाएगा पाँचवें का सी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी, वंडर वॉल्स इंट्रोड्यूस्ड करेक्शन टर्म ए अपॉन वी स्क्वायर इन प्रेशर, द टर्म्स रिप्रेजेंट्स। जब हम लोग वंडर वॉल इक्वेशन आपने देखी होगी, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, और वी माइनस का यहाँ पे एन वी इज इक्वल टू आर टी। तो ये जो टर्म होता है ए अपॉन वी स्क्वायर, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को बताता है, या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आपको यह करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि above the critical temperature a gas cannot be liquefied into liquid, but below the critical temperature gas can be liquefied at a room temperature। तो यहाँ पे क्या है कि critical temperature can be defined as the temperature at which all motions ceases, temperature at which a gas is converted into liquid, temperature at which a gas is converted into solid, temperature above which a gas cannot be liquefied no matter how, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied no matter how pressure is maybe। तो यहाँ पे वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वहाँ पे गैस क्या है, लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्या है कि द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द ऑल क्रिटिकल वैल्यूज़, तो तुम्हें आपको ये बताना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन लें, ठीक है, तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे देखो टी सी क्या है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8a/27 आर बी। ठीक है, ए बी कॉन्स्टेंट है, ये गैस कॉन्स्टेंट है, आर 8/20 सी बी 27 आता ही है।
क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है वो A/27 B² होती है। क्रिटिकल वैल्यूम की वैल्यू होती है वो होती है 3B। अगर हम पहले वाले ऑप्शन रख लेते हैं, देखिए क्या मिलता है मुझे, RTC की जगह पे रखते हैं 8A/27 RB। ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में कितना है, हर में PC है, तो PC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी A, और ये 27B², इसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं 27 का B², और फिर नीचे क्या है BC मतलब 3B, ये वाली वैल्यू रखेंगे। अब देखिए 27 कैंसिल हो गया, ये B और ये B² से कैंसिल हो गया, ये R और ये R से कैंसिल हो गया, A और ये कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली हमें क्या मिला 8/3। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, 8/3 तो सभी में है, ठीक है, बट ये जो RTC/PC रखेंगे वैल्यू, तब ये मुझे करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द क्रिटिकल टेम्परेचर, अभी इसके पहले जो क्रिटिकल टेम्परेचर क्वेश्चन था सेम, ऑफ ए गैस इज 31 डिग्री सेल्सियस है, और द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, देन द गैस इन द रूम, तो आराम से लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से, देन इन दैट केस अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, तो यहाँ पे हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, तो कैन बी लिक्विफाई ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, का टेम्परेचर ज़्यादा है रूम टेम्परेचर की अपेक्षा। ठीक है, तो कैन बी लिक्विफाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, विच फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट इन जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंथैल्पी। और जूल थॉम्सन एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें इंथैल्पी क्या होती है, बराबर रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी इंथैल्पी। इसका भी फॉर्मूला होता है H=U+PV। ठीक है, ये भी हमारा थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, द टेम्परेचर एट विच जूल थॉम्सन इफेक्ट इज 0, किस टेम्परेचर, ये हो जाएगा इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर पे हमारा, इन्वर्जन टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2A/RB। ठीक है, इस पे क्वेश्चन सभी आगे मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे मैंने लिखा था कि इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है 2A/RB, और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है अभी जो इसके पहले और लिखी थी 8A/27, ये हो जाएगा RB। आपसे पूछा गया है इसकी रेशियो पूछा गया है, तो TI/TC करेंगे तो कितना मिलेगा 2A/RB अपॉन में 8A, और ये हो जाएगा 27RB, तो A कैंसिल हो गया, RB कैंसिल हो गया, 2 4 हो गया, सो अल्टीमेटली क्या मिला 27/4, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा C। ठीक है, यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, इफिशिएंसी ऑफ ए इंजन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ। देखो जो इफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की, उसका फार्मूला होता है 1-T/T1। यहाँ पे जो T2 टेम्परेचर होता है ये सिंक का टेम्परेचर होता है, और T1 टेम्परेचर होता है ये सोर्स का होता है, या इसको रिजर्वायर भी समटाइम्स हम लोग बोलते हैं, रिजर्वायर। ठीक है, और भी इसको हम अलग फॉर्म लिख सकते हैं 1-Q2/Q1, ये हीट जो है सिंक की होती है, और ये हीट हमारा रिजर्वायर या सोर्स बोल सकते हो। सो यहाँ से अगर देखें हम लोग कि इफिशिएंसी के फॉर्मूले में सिंक का टेम्परेचर आ रहा है और टेम्परेचर सोर्स का भी आ रहा है, इसका मतलब सोर्स और सिंक, और इस हिसाब से ऑप्शन सी होगा, बोथ और ए और बी, मतलब सोर्स पे भी डिपेंड करेगा एफिशिएंसी और सिंक पे भी डिपेंड करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो है 16 का सी हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
एन आइडियल रेफ्रिजरेटर इज़ वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स -20 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस, इट्स एफिशिएंसी विल बी। देखिए, जब भी हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका फार्मूला होता है T2/T1 माइनस T2। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 है -20 डिग्री सेल्सियस, वो हो जाएगा हमारा एक तरीके से सिंक, जस्ट बिहेव लाइक। बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले केल्विन में, तो -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 2073 ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 253, तो ये हो जाएगा 253, ठीक। और जब हम T1 से T1 जब निकालेंगे केल्विन में तो 40 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 313। तो 313 और 253, तो यू विल गेट व्हाट 60। आप जब डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग 21 मिलेगा, ये ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये आपसे इफिशिएंसी पूछ रहा है, जो हम लोग कॉर्डिनेट इंजन में निकालते हैं। और इफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस का T2/T1। यहाँ पे रखेंगे 253 और यहाँ पे रखेंगे आप कितना हाउ मच T13 313, और इसको डिवाइड करोगे तो देखोगे यू विल गेट द 2119 0 0.19, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज रिलेटेड टू, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है मुझे गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास 3 सिस्टम्स होते हैं। जो ईस्ट दो सिस्टम होते हैं ए एंड बी, वो सेपरेटली जो है इक्विलिब्रियम होते हैं, थर्मली इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। सेपरेटली थर्मल और डिवाइड मतलब एक तरीके से सेपरेट होता है एडियाबेटिकली, बट दीज टू कनेक्टेड विद द सी, तो अल्टीमेटली इन डायथर्मिक वॉल। तो ये जो डायथर्मिक वॉल से अल्टीमेटली क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ऑल द सिस्टम्स ए एंड बी सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई टू लो फ्लो होने के बाद क्या होगा, तीनों सिस्टम जो हमारे एक तरीके से वो थर्मल इक्विलिब्रियम में स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर का मुझे कॉन्सेप्ट मिलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। लिखा है कि विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इन अ thermodynamic system energy remains conserved. As per the first law of thermodynamics, change in heat या del Q is equal to या del Q amount of heat given to a system equal to the change in internal energy plus work done by the gas on the system, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग हीट सिस्टम को दे रहे हैं ना, वो टोटली कंजर्व हो रही है, और किस किस में डिवाइड हो रही है, एक तो कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है, और दूसरा जो पार्ट्स ऑफ एनर्जी बचेगा वो वर्क डन में हो रही है। तो यहाँ पे एक तरीके से हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ही बता रहा है एज पर स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, जैसे ही बोल रहा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब आइडियल गैस की बात करते हैं और आइडियल गैस में जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो उसमें इंटरनल एनर्जी जो है टोटली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर पे ही, ये एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का ही होता है। तो यहाँ पे 20 का जो ऑप्शन होगा ए होगा, राइट। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस, मेरे पास 4 प्रोसेस होते हैं। एक तो आइसोबेरिक होता है, आइसोचोरिक होता है, यहाँ पे लिखो जो आइसोकोरिक है। उसके बाद हमारे पास आइसोथर्मल होता है, एडियाबेटिक होता है। तो आइसो जो है कोरिक में क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब डेल वी इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी। तो यदि डी वी जो है पार्ट हमारा 0 है, कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वर्क डन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंततः हमारे पास क्या मिलेगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी। अ कार्नोट साइकिल कंटेंस, अब एक कार्नोट साइकिल होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, राइट, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और फिर एक तरीके से क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो दो जो है हमारे पास एक्सपेंशन और दो हमारे पास कंप्रेशन मिलता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो, या दो आइसोथर्मल
एक है ये आइसोथर्मल, एक आइसोथर्मल, कंप्रेशन एक्सपेंशन, और एडियाबेटिक एक ही मिलता है, ये मिलता है। तो दो आइसोथर्मल होते हैं और दो दो हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस। विच ऑप्शन इज विल बी मीन्स दो आइसोथर्मल दो एडियाबेटिक, ये हो जाएगा सही, दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सोर्स is increased, then the frequency efficiency of a Carnot engine। देखो इफिशियंसी मैंने कई बार देखा है अभी 1 - T2/T1। ठीक है। सो यदि इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सोर्स का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, एक तरीके से और कम हो जाएगी। जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, इफिशियंसी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी 1 से और कम होगी, तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, कि एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज, क्योंकि T2 - T1 क्या होगा, T1 के बढ़ने से ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, एक तरीके से घटेगी। जब ये घटेगी तो 1 माइनस में मतलब एफिशिएंसी का टर्म में देखा जाए तो एक तरीके से बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। 24 क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिजर्वायर हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम हॉट एंड कोल्ड रिजर्व, इसमें क्या होगी, इफिशिएंसी बराबर होगी। ये हमारे पास कार्नोट्स थ्योरम का ये थ्योरम है कि कोई भी कार्नोट इंजन अगर बिटवीन सेम टेम्परेचर काम कर रहे हैं, मतलब हॉट और कोल्ड टेम्परेचर पे दो इंजन्स, तो उनकी इफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, इस सेम होगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही कार्नोट्स थ्योरम भी कहती है। Question number 25. The temperature of a source and sink of a Carnot engine are 400 Kelvin, 300 Kelvin. Its efficiency will be, तो जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है आप लोग निकाल सकते हो, 1 माइनस Carnot engine आर रेस्पेक्टिवली। तो 300 तो हमारा सिंक का हो जाएगा और 400 हमारा किसका हो जाएगा, सोर्स का, सॉरी सोर्स का रहेगा। सो यहाँ पे जब हम लोग इसे क्या करेंगे, 400 माइनस 300 एलसीएम लेंगे तो 100 अपॉन में 400, राइट। और इफिशिएंसी निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 टू ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा कितना 25%। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 25 का डी। अब हम बात करते हैं अ गैस एक्सपेंड्स अंडर द कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 द वर्डन। देखिए वर्डन क्या होता है, एक तरीके से वो होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वैल्यूम। चेंज इन वैल्यूम मतलब फाइनल वैल्यूम माइनस का इनिशियल वैल्यूम, तो P V2 माइनस V1, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड इन। अभी देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम हीट आइडियल गैस को देते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन मतलब जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा आइडियल गैस में, इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग क्या देंगे कि जो डी क्यू होगी इसके अकॉर्डिंग तो ज़ीरो हो जाएगी इंटरनल एनर्जी थर्मल आइसोथर्मल कंडीशन में। सो टोटल जो हीट क्या होगी वो वर्डन में ही यूज़ होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, रेजिंग या डूइंग एक्सटर्नल वर्क में ही जो है हमारा वो यूज़ होगा, जो भी हम हीट दे रहे हैं आइडियल गैस को। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द इफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन क्या होगी जब एक स्टीम पॉइंट में काम कर रहा है और आइस पॉइंट है, तो आइस पॉइंट का तो वो एक तरीके से सिंक हो जाएगा। ठीक है। तो आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो उसको जब हम कैल्विन कन्वर्ट करेंगे 273 कैल्विन हो गया हमारा, T2 हो गया। और स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, सो 273 प्लस 100 कितना 373 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास
दोनों टेम्परेचर मिल गए, यू कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी इजली। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का T2/T1, 1 माइनस 273 और अपॉन में 373। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 100 अपॉन में 373 इंटू में 100। ठीक है, जब आप 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो देखिएगा यू विल गेट द 26.8 आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द इफिशेंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन इज़ 100%। कब होगी किसी भी इंजन की, रिवर्सिबल इंजन की इफिशेंसी 100% कब होगी? अगर फार्मूले के हिसाब से देखें, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। जब सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाए तभी तो एफिशिएंसी हमारी रिवर्सिबल इंजन की क्या होगी, एक तरीके से 100% होगी। सो टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 केल्विन होगा। तो 29 का सी, क्योंकि हम लोग जब थर्मोडाइनमिक्स में बात करेंगे टेम्परेचर की तो वी विल ओनली टॉक इन केल्विन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ऑल सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस unaided by the external agency to transfer heat from a body at a lower temperature to a body to higher temperature. This statement is called, ये हो जाएगा क्लासियस स्टेटमेंट। थर्मोडाइनमिक्स में दो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली जो है ना सेकंड लॉ को बताता है यहाँ पे कि एक तो क्लासियस स्टेटमेंट होता है, केल्विन स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट ये कहता है कि ये असंभव है कि जब हम किसी भी इंजन के द्वारा हीट को कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी ट्रांसफ़र करने में, ये असंभव है कोल्ड बॉडी टू हॉटर। क्योंकि नेचुरल में क्या होता है, हीट जब भी फ्लो करती है वो हॉट टू कोल्ड करती है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट या ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। ठीक है, जब तक हम कोई बाहरी एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा, ये जो कहा था वो केल्विन ने कहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अ कार्नोट इंजन हैज़ द सेम efficiency between 1000 Kelvin and 500 Kelvin, between xk and 1000 Kelvin, then the value of x। ठीक है, एक कार्नोट इंजन है और ये कुछ टेम्परेचर्स पे जो है काम कर रहा है, बट इन दोनों टेम्परेचर मतलब मीन्स यहाँ पे सोर्स के दो दे दिए गए, सिंक के दो टेम्परेचर दे दिए गए, उनकी एफिशिएंसी सेम है। तो आपसे बोला गया कि किस एक्स की वैल्यू के लिए जो है उसकी एफिशिएंसी बराबर होगी। तो लेट अस फाइंड, यहाँ पे एफिशिएंसी कह दिया गया बराबर है, मतलब मान लेते हैं पहले वाले के लिए ईटा 1, दूसरे वाले के लिए ईटा 2। तो पहला जो फार्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस। अब यहाँ से तुम इजीली देख सकते हो, यहाँ पे जो 500 केल्विन है, 500 केल्विन, ये हमारा क्या होगा, सिंक का होगा, 500 केल्विन लिख दिया। और यहाँ पे 1000 हमारा क्या होगा, सिंक का होगा, बराबर में 1 माइनस। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से देखेंगे एक्स के जो है, अगर मैं इसके हिसाब से चलें तो यहाँ पे सोर्स क्या हो जाएगा, ये 1000 टेम्परेचर हमारा ये हो जाएगा एक तरीके से सिंक का, और नीचे तुम्हें एक्स के निकालना है मतलब सोर्स का। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स के की वैल्यू निकलेगी, जो एक्स के इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 1000 क्रॉस 1000 अपॉन में हाउ मच 500। तो ये 20 कैंसिल हुआ, 5 2 10 और अल्टीमेटली आ जाएगा 2000 केल्विन। सो 2000 केल्विन के लिए एक इंजन जो है इसकी एफिशिएंसीज जो है बराबर होगी जब ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लिखा है चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज।
चेंज इन इंट्रोपी ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस, इंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बताता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल इंजन में हमेशा इंट्रोपी क्या होगी, ज़ीरो होगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे ये द क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट गिवन। क्लासियस क्लैपेरॉन हीट लेटेंट हीट जो है ये बताता है प्रेशर के वेरिएशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, L/T V2 माइनस V1। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, L/T V2 माइनस V1, ठीक है, dP/dt। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडाइनमिक फंक्शन। ठीक है, थर्मोडाइनमिक फंक्शन हमारे पास गिब्स एनर्जी होता है, राइट, गिब्स एनर्जी होता है, उसके बाद इंथैल्पी भी होता है, इंटरनल एनर्जी भी है। बट थर्मोडाइनमिक फंक्शन वर्डन नहीं है, क्योंकि ये पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। जो भी जितनी भी थर्मोडाइनमिक फंक्शन है वो हमारे पॉइंट फंक्शन है, मतलब स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब ऑल थर्मोडाइनमिक फंक्शंस विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्मोडाइनमिक फंक्शन नहीं है वो नहीं है वर्डन, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। ये पाथ को दिखता है कि इस पाथ से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। द क्वेश्चन नंबर 35। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज। जब भी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का, नॉर्मली होता क्या है कि जो आइस, जब आइस की केमिकल वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेल्ट, हाँ, 35 क्वेश्चन नंबर। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस विल बी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 36। द वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन विल बी PdV, मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस में है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 37। द इंट्रोपी इज मैक्सिमम इन स्टेट। जाहिर सी बात है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस हमारी गैस स्टेट में, गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा होगी, तो ये हो जाएगी हमारी इंट्रोपी गैस में ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 38। चूज द इनकरेक्ट फंक्शंस। तो देखो ये भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस दिए हैं, मोड्स की गिव्स, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। इनकरेक्ट तुम्हें देखना है, तो ये डी गलत होगा, क्योंकि एंथैल्पी केस में HU+PV होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा हमारा CP E∝V², मतलब ये हो जाएगा C। द वैल्यू ऑफ CP माइनस CP फॉर एन आइडियल गैस इज TE∝²V, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। हाइड्रोजन हीलियम गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर सोर्स। यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि इनका इन्वर्जन टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है NTP पे, और बाकी गैस कूलिंग इफेक्ट दिखाती हैं। यहाँ पे 41 का जो हो जाएगा हमारा आंसर, 41 का ऑप्शन हो जाएगा C, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा है। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी ओनली करेक्ट ऑप्शन देख लो। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी। तो G+H T∆G/∆T@V पहला, फोर्टी टू को पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। अकॉर्डिंग टू विंस लॉ, विंस लॉ λ/m/T इज इक्वल टू, ये होता है B कांस्टेंट। यहाँ पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, ऐसे बोल सकते हो, जो भी लाइट, जो भी ब्लैक बॉडी से
रेडिएशन इमिट होता है उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो ये रिलेशन सही होगा बीस लाख के अकॉर्डिंग, ये वाला ए। क्वेश्चन नंबर 44, कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, ये टेम्परेचर बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ई वॉट, then the rate of radiation from this black body at this one। देखो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 और 273 प्लस 273 हाउ मच 677 14 2 2 4 1 5। जब हम इस टेम्परेचर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 5। तो देखो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा गया द रेट ऑफ रेडिएशन इज ब्लैक बॉडी एट दिस मीन्स ई वॉट है, देन द रेट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दिस ब्लैक बॉडी इतनी टेम्परेचर पर 273 डिग्री सेल्सियस पे कितना जो है उसका रेट होगा रेडिएशन। जब 0 डिग्री सेल्सियस ये है तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये है 2 टाइम्स इसका, और फॉर्मूला होता है क्या, ई इज इक्वल टू डायरेक्टली जो है E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। ठीक है, ये 2 टाइम्स है स्टार्ट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 टी की पावर 4 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 16 E। और समझ में यहाँ पे 16 E कैसे हुआ, आप ये मान लो कि जो E जो एनर्जी रेडिएट हो रही है टी की पावर 4 है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो E हो जाएगा। और जब टेम्परेचर 273 है जो केल्विन चेंज करेंगे तो 57 ये आता है 546, ये 2 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2E की पावर में 4, इसको जब करोगे तो 16E निकलेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, इन द केस ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी प्लांक्स फार्मूला रिड्यूसेस। ब्लैक बॉडी में जब एनर्जी रेडिएट होती है तो प्लांक्स फार्मूला रिड्यूसेस टू रेले कब, लॉन्गर वेवलेंथ के केस में। अब यहाँ पे 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बॉडीज आर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और सेकेंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय दीज विल बी इन द रेशियो ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे 27 को 27 डिग्री सेल्सियस में जब हम ऐड करेंगे कितना 273 केल्विन में चेंज करने के लिए, तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे 300 केल्विन। इसमें जब 927 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे 10 क्या मिलेगा 7 3 10 10 और ये हो जाएगा 1200। और आपसे 2 बॉडीज़ इनका रेशियो पूछा हीट एनर्जी रेडिएटेड, तो ये स्टेफेंस लॉ के अकॉर्डिंग E1 टी की पावर 4 अपॉन में E2 मतलब टी की पावर 4 इस तरीके से। तो टेम्परेचर ये इसका मतलब आप लिख सकते हो 3/1200 का की पावर में 4, 3 3 ये डबल जीरोस कट गए 3 4 सा, तो ये हो जाएगा 1:4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द 256। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड एनर्जी रेडिएटेड U ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन इज, ये हो जाएगा प्रेशर एनर्जी मतलब मीन्स डेंसिटी अपॉन 3, ये ऑप्शन से हो जाएगा 48 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लांक्स ऑक्सीलेटर इज, हमेशा ये होगी E इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन KT-1। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू ऑब्जर्वेटिव पावर ऑफ ए बॉडी एट गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस लॉ इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द ऑब्जर्वेटिव पावर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो आज हम सब ने जो है क्वेश्चंस जो भी देखे वो थर्मल फिजिक्स क्वेश्चंस देखें।
और इसी का जो है हम आपको कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे 100, वो मेरे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होंगे, और ऑल क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।